एथिक्स क्यों ज़रूरी है बताया जा चुका है पहली क्लास में। क्योंकि एथिक्स हमें बताता है कि कैसे ज़िंदगी गुजारनी है हमें। क्योंकि ये एक नॉर्मेटिव सब्जेक्ट है, प्रिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट है, जो हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, हमें कैसे बड़ों से बात करनी चाहिए, है ना। वो सारी चीज़ें चाहिए के कंटेक्स्ट में आपको बताता है और समाज को एक रास्ता देता है कि एक अच्छा समाज कैसे बनेगा। बेसिकली एक सोशल सिस्टम के तौर पे काम करता है। हमारा समाज क्या होता है, या हमारी जो सोसाइटी है वो कई सारे सिस्टम से मिल के बनी होती है। जैसे हमारा जिस्म है, हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में कई सारे छोटे छोटे ऑर्गन हैं ना, दिल है, लंग्स हैं, किडनी है, लीवर है, सब अलग अलग अपना अपना काम कर रहे हैं। और क्योंकि सब अपना अपना काम कर रहे हैं तो हमारा अपना वजूद है। अज्यूम करिए कि सारे अंग या ऑर्गन्स अपना अपना काम करना बंद कर दें तो बॉडी बचेगी जिंदा? नहीं बचेगी। वैसे ही समाज जो हमारा है ना, उसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गन्स कहिए या सब सिस्टम काम करते हैं। वो सब अगर काम कर रहे हैं तभी समाज चल रहा होता है ना। तो पूरा समाज हमारा क्या है, वो बॉडी है, और उस समाज के छोटे छोटे हिस्से क्या हैं, उस बॉडी का ऑर्गन है। जैसे कि इकोनॉमिक सिस्टम, अगर हम इस समाज से पैसे का लेन देन, खरीद फरोख्त बंद कर दें तो क्या ये समाज रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये समाज असभ्य बन जाएगा। वो समाज जो पहले लाखों साल पहले, हज़ारों साल पहले जंगलों में रहता था, है ना। तो इकोनॉमिक सिस्टम एक ज़रूरी हिस्सा है। इसी तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम एक ज़रूरी हिस्सा है। अगर पॉलिटिकल सिस्टम को भी हटा दिया जाए समाज से तो ना सड़कें अच्छी रहेंगी, ना गलियाँ अच्छी रहेंगी, ना नालियाँ रहेंगी, सारी गंदगी, सब कुछ वैसे ही पड़ा रहेगा। वो सिस्टम है तो समाज में अपना योगदान दे रहा है। इसी तरीके से एजुकेशनल सिस्टम है, पढ़ने के लिए स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, मदरसे हैं, ये सब अपना अपना योगदान दे रहे हैं। अगर हम पढ़ाई लिखाई एजुकेशनल सिस्टम हटा दें तो फिर जानवरों में और हमारे अंदर क्या फ़र्क रहेगा? और सिर्फ स्कूल में जाके ही नहीं, जो इंसान कहीं से भी कुछ भी सीख रहा है वो सब एजुकेशन का हिस्सा है। अगर एजुकेशन गायब कर दें तो वो हमारी सलाहियत गायब हो जाएगी। इसी तरीके से रिलीजियस सिस्टम भी काम करता है। जो भी धर्म है, हर धर्म के अपने अपने शास्त्र हैं, अपनी अपनी किताबें हैं, उसके हिसाब से सही और गलत बताया गया है और इंसान उसी के हिसाब से अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजारने की कोशिश करता है। अगर धर्म की जो भी रोक टोक है या जो भी अच्छी बुरी बातें बताई गई हैं उसको भी हटा दें तो भी समाज बेहतर तरीके से काम नहीं करेगा। अज्यूम करिए कि अगर कानून बन गया कि शराब पीना जो है गलत है, नहीं तो जेल में डाल देंगे, और एक कानून इस्लाम में भी है कि शराब पीना हराम है, जो पिएगा जहन्नुम में जाएगा। तो जहन्नुम में जो जाएगा ना, वो बात ज़्यादा असर करेगी, जेल वाली बात उतना असर नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि जेल वाले में एक ऑप्शन मिल गया कि जब पुलिस देखेगी या कोई देखेगा तभी पकड़े जाएंगे। लेकिन जो रिलीजन में कहा गया ना, उसमें उसके अलावा भी डर है कि आप किसी भी कोने में छुप जाइए, ऊपर वाला तो बैठा देख रहा है। तो रिलीजियस सिस्टम के बिना भी वो समाज नहीं चलेगा। और फाइनली इन सारी चीज़ों का मिला जुला मिश्रण लेके आता है या पूरा एक ढाल बना देता है हमारा एथिक्स, जो एक सोशल कंट्रोल पैदा करता है। कैसे पैदा करता है? क्योंकि एक टूल की तरह काम करता है। कैसे काम करता है? उसके कई सारे मेथड्स हैं। जैसे कि पहला मेथड है इनफॉर्मल मेथड, अनौपचारिक तरीके होते हैं। हर परिवार का एथिक्स अलग अलग होता है, ठीक है। आपके घर का एथिक्स कुछ और है, मेरे घर का एथिक्स कुछ और है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर डिसिप्लिन हो सकता है ये रूल हो कि 9 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। मेरे घर मान लीजिए डिसिप्लिन का मतलब ये हो कि 7 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलेगा। तो क्या हम आपके परिवार को गलत कह सकते हैं या अपने परिवार को हम गलत कह सकते हैं? नहीं कह सकते। लेकिन वो डिसिप्लिन जो कि एक वैल्यू है, जो एथिक्स का हिस्सा है, दोनों की डेफिनेशन अलग अलग जगह पे अलग अलग है। तो ये एक सोशल कंट्रोल लेकर आया परिवार में, फैमिली में। और फैमिली में से एक सोशल कंट्रोल आया डिसिप्लिन के नाम पे, तो इसका मतलब वो समाज का एक हिस्सा है, तो समाज में भी एक सोशल कंट्रोल आ रहा है। लेकिन इस तरीके का जो मेथड है वो इनफॉर्मल मेथड कहलाता है, क्योंकि ये इंसान अपने परिवार के लिए जो है अनौपचारिक तरीके से बना लेता है। इसका कोई जो है किताब नहीं है, कोई शास्त्र वगैरह से इसका कोई कनेक्शन नहीं होता है। जैसे कुछ रीति रिवाज बन जाते हैं ना, जिसका धर्म से कोई कनेक्शन नहीं, जिसका कानून से कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन लोग उसको फॉलो कर रहे होते हैं।
तो ये इनफॉर्मल मेथड पहला होता है जो एक सोशल कंट्रोल समाज में पैदा करता है। एग्जांपल जैसे हम दे दिए डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन में होना ये अच्छी बात है, एथिक्स का हिस्सा है। इसी तरीके से कुछ फॉर्मल मेथड होते हैं, औपचारिक तरीके होते हैं। औपचारिक तरीके क्या हो गए, जैसे कि भारत का संविधान हो गया, नगर पालिका का कोई कानून पास कर दिया गया कि दुकानें इतने बजे तक खुलेंगी, या शराब की दुकानें इतने बजे तक खुलेंगी क्योंकि देर रात तक लोग पी के गलत गलत काम करते हैं। ये सारे फॉर्मल मेथड हो गए, और ये फॉर्मल मेथड बेसिकली किसको अप्लाई कर रहे हैं, वो एथिक्स को ही अप्लाई कर रहे हैं कि जो चीज़ सही है उसको काम करने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से रिलीजियस मेथड हो सकते हैं, जैसे ऊपर एग्जाम्पल दिया, हर धर्म के हिसाब से सही और गलत बता दिया गया, और वो सही और गलत बताने का मतलब क्या है कि एथिक्स बता दिया गया, और वो एथिक्स सोशल कंट्रोल कर रहा है। हिंदुइज्म में धर्म को डिफाइन कर दिया गया कि धर्म क्या है, जो चीज़ अच्छी है वो हर इंसान का कर्तव्य है और वही उस इंसान का धर्म है। ये हिंदुइज्म में परिभाषा है। इसके अलावा इस्लाम में आप देखेंगे कि हलाल और हराम कहा गया है, जो चीज़ हलाल है वो करना है, जो चीज़ हराम है वो नहीं करनी है। ये भी क्या है, ये भी सोशल कंट्रोल है जो हमें एथिक्स के थ्रू मिल रहा है, इस्लामिक जो एथिक्स है। इसी तरीके से क्रिश्चियनिटी में आप जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको मिलेगा 10 कमांडमेंट्स, ईश्वर के 10 परम आदेश हैं, वो हर क्रिश्चियन को फॉलो करने हैं जो उसे गलत कामों से बचाता है। तो रिलीजन भी अपना रोल एक अदा करता है सोशल कंट्रोल के तौर पर। इसके अलावा साइकोलॉजिकल मेथड्स भी हो सकते हैं। साइकोलॉजिकल मेथड क्या होता है, अच्छा और बुरा बताने का। साइकोलॉजिकल वे में एथिक्स हमारा कैसे काम करता है, वो काम करता है हमारे गिल्ट से, वो काम करता है हमारी चेतना से या कंसाइंस से। हमने पहली बार किसी को गाली दी, पहली बार सिगरेट पिया, पहली बार जुआ खेला, या पहली बार कोई भी ऐसा काम किया जो फैमिली वैल्यूज़ के खिलाफ है, तो हमारे अंदर एक गिल्ट पैदा होगा, और वो गिल्ट अगर हमने सीरियसली लिया तो अगली बार हमारा दिल वो काम करने से रोकेगा। जैसे हमने कहा कि मान लीजिए 7 बजे के बाद घर से निकलना अलाउ नहीं है, हम किसी वजह से निकल गए चोरी छुपे और वापस भी आ गए, किसी को पता भी नहीं चला, तो मेरे मन में उस टाइम में गिल्ट पैदा होगा कि क्यों मैंने फैमिली की परंपरा या रूल्स को तोड़ा, रहेगा ना। तो वो गिल्ट अगर हम सच में हम रियलाइज़ करेंगे ना, तो अगली बार हमको वो काम करने से रोक देगा। तो सही गलत का डिफरेंशिएशन अगेन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो इस तरीके से साइकोलॉजिकल मेथड भी हो सकते हैं। इसके अलावा एजुकेशनल मेथड हो सकता है, एजुकेशन के माध्यम से एथिकल वैल्यूज़ बताई जाती हैं। हालांकि ये तो बड़ा कम होता है, बट आजकल जो यंग टीचर्स आए हैं वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और जितने गवर्नमेंट स्कूल में नई नई जो नियुक्तियाँ हुई हैं, अब बिहार में भी जैसे बड़े सारे टीचर नियुक्त किए गए ना, तो बड़ा अच्छा तरीके से पढ़ाते हैं, बच्चों को एंटरटेन करते हैं और फन वे में जो है अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते रहते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है। इसके अलावा इकोनॉमिक मेथड हो सकते हैं सही और गलत बताने का। इकोनॉमिक मेथड क्या है, जैसे कि कोई एक एनजीओ इंसान चला रहा है तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनके पैसों पे छूट दे देती है कि आप टैक्स मत जमा करिए क्योंकि आप दान पुण्य का काम कर रहे हैं। तो टैक्स से देखिए, जो इंसान बहुत कमाता है ना, वो भी टैक्स देने से भागता है, एक तरीके की चोरी करना चाहता है। लेकिन अगर दान पुण्य पे टैक्स सरकार छोड़ रही है तो इंसान का दिल करेगा कि हाँ ठीक है, थोड़ा दान पुण्य ही कर लिया जाए। या फिर कोई इंसान बहुत बुरा काम कर रहा है तो सरकार उसके लिए फ़ाइन लगा देती है, वो भी किससे कनेक्टेड है, इकोनॉमी से कनेक्टेड है कि हाँ आपने ये जुर्म किया तो आपको इतना फ़ाइन भरना पड़ेगा, इतना जुर्माना भरना पड़ेगा। तो इकोनॉमिक मेथड भी हो सकता है। इसके अलावा कोर्सिव मेथड हो सकता है, यानी कि ज़बरदस्ती के तरीके। ज़बरदस्ती के तरीके क्या हो सकते हैं कि किसी को धमकी दे के अच्छा या बुरा काम करवाना, जेल में डाल देना, या फैमिली में भी ऐसी चीज़ें आती हैं ना, कोई बच्चा बहुत ज़्यादा बिगड़ा है, बहुत गलत काम करता है तो माँ बाप को ज़बरदस्ती करनी पड़ती है, तो वहाँ पे वो ज़बरदस्ती भी एक एथिक्स का तरीका है जो कि जायज़ है। इसके अलावा मीडिया मेथड्स हो सकते हैं, मीडिया के तरीके होते हैं। तो मीडिया भी हमें, अच्छा ये अलग बात है कि आज का मीडिया गलत तरीके से इसका इस्तेमाल करता है, वो लोगों को एथिक्स सिखा नहीं रहा है बल्कि लोगों का एथिक्स बर्बाद कर रहा है। तो ये तो अपनी चेतना के ऊपर है। तो ये इतने मेथड होते हैं, इन सारे मेथड का इस्तेमाल करके एथिक्स एक टूल की तरह काम करता है। कौन सा टूल, जो समाज में एक नियंत्रण लाता है। किस चीज़ का नियंत्रण, अच्छे और बुरी चीज़ों का नियंत्रण लाता है। बात समझ में आई, कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं है, ठीक है।
इसके अलावा अगर इन चीज़ों को मोटा माटी दो कैटेगरी में डिवाइड करना हो, अगर इसका सार आप निकालेंगे ना, तो सार में दो ही चीज़ें आएंगी, एक तो सोशलाइजेशन आएगा और दूसरा सैंक्शन आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जैसे हमने कहा कि हाँ रिलीजन अपना रोल अदा कर रहा है, तो 6 साल का या 4 साल का बच्चा है, उसको तो कुछ पता ही नहीं है, वो तो उसका दिमाग डेवलप ही नहीं हुआ, तो वो तो उसी पे काम कर रहा है ना जो इंसान बड़ा हो चुका है या जिसका विजडम डेवलप हो चुका है या सोचने समझने की शक्ति डेवलप हो गई है। या जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, फॉर्मल मेथड की हम बात, क्या कह रही हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं आ गई। वालेकुम अस्सलाम, बड़ा लेट आए। हाँ, तो ऐसे ही जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या 2 साल के बच्चे पे अप्लाई होगा? नहीं होगा। उसी पे अप्लाई होगा जो समझ पा रहा है उस कॉन्स्टिट्यूशन को, तभी तो वो जानेगा कि हाँ ये चीज़ हमको नहीं करनी है, ये चीज़ करनी है। तो ये जितने भी तरीके बताए गए हैं, ये बेसिकली दो फेजेस से या दो कैटेगरी से होके गुजरते हैं। कौन कौन सी दो कैटेगरी है? एक कैटेगरी कहलाएगी आपकी सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन क्या है? बेसिकली ए सोशल से सोशल बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं सोशलाइजेशन। अब ए सोशल और सोशल क्या है, जब ये समझेंगे तभी तो ये प्रक्रिया समझ में आएगी। तो ए सोशल वो चीज़ है या वो इंसान है जिसको किसी भी चीज़ की समझ नहीं है, ना अच्छे की समझ है, ना बुरे की समझ है, ना सही की समझ है, ना गलत की समझ है, ना खुशी की समझ है, ना दुख की समझ है, कुछ उसको पता नहीं है। जैसे कि एक नवजात बच्चा जो पैदा हुआ है, क्या उसको कुछ पता है? कुछ भी नहीं पता। इसीलिए तो एक नवजात बच्चा वो किसी घर में पैदा हो, अगर आप मतलब एकदम संस्कारी घर में पैदा हुआ है और आप उसको 1 महीने बाद ही उठा के लेके चले जाइए ऐसे घर में जहाँ पे बुराइयाँ भरी पड़ी हैं, तो वो बुराई ही सीखेगा ना, क्योंकि उसको कुछ पता नहीं, उसका माइंड तो ब्लैंक है। तो जब छोटे बच्चे पैदा हुए ना, वो होते हैं ए सोशल, जिनको कुछ भी पता नहीं है। तो ऐसे बच्चों का सोशल बनना यानी कि सामाजिक प्राणी बन जाना, जिसको समाज के बारे में सब कुछ पता है, यानी कि हम, ये प्रोसेस पूरा क्या कहलाता है? सोशलाइजेशन। यानी कि हम उस प्रोसेस से गुजर चुके हैं और अभी भी गुजर रहे हैं। जब तक इंसान की ज़िंदगी रहती है वो समाज से कुछ ना कुछ सीखता रहता है तब तक, जब तक कि उसके अंदर सुपर ईगो डेवलप ना हो जाए। सुपर ईगो क्या है, याद है कि भूल गए आप लोग? अपना खुद का ज़मीर। सर, सुपर ईगो जो होता है वो ज़मीर होता है और ईगो जो होता है वो तकब्बुर, घमंड। हाँ, इंग्लिश अगर लैंग्वेज में जाएंगे तो ईगो है आपका अना या तकब्बुर, और अगर साइकोलॉजी में जाएंगे तो ईगो होता है एक बैलेंस्ड वे में जो दिमाग होता है, और इड होता है, अच्छा तीनों समझ लीजिए, बताए भी थे हालांकि। देखिए, एक तो ईगो बिल्कुल आम सा है, जैसा कि मैम ने कहा, वो होता है तकब्बुर। किसी इंसान के अंदर अना है, गलती की सॉरी नहीं बोलेंगे, हम लड़ लिए सॉरी नहीं बोलेंगे, ये क्या है? मेरा ईगो है ना, तकब्बुर है। साइकोलॉजी में एक ईगो आता है और उसी में एक आता है सुपर ईगो, और एक वर्ड आता है इड। इड क्या है कि इंसान अपनी खुशी को तरजीह देता है, हमको ये चीज़ अच्छी लग रही है हम करेंगे, 4 लोग को तकलीफ हो रही है तो भाड़ में जाए, हमसे कोई मतलब नहीं है। इस तरीके का जो सुख होता है ना, इंसान चाहता है, सिर्फ अपना सुख देख रहा है, अपना प्लेजर देख रहा सेल्फिश पीपल। है, हाँ वो होता है इड। अब यही इंसान चेंज हो जाए, इतना बेहतरीन इंसान बन जाए कि वो हर काम करने से पहले सोचे कि क्या ये एथिक्स के हिसाब से सही है कि नहीं, क्या ये हमारी फैमिली वैल्यूज़ के हिसाब से सही है कि नहीं, क्या इस काम के करने की वजह से किसी और को तकलीफ़ तो नहीं हो रही। जब इस तरीके का ज़हन हो जाता है ना, वो दिमाग कहलाता है सुपर ईगो, जहाँ पे इंसान पूरी तरीके से कह लीजिए कि संत बन जाता है, अच्छे बुरे की पूरी समझ आ जाती है। तो जनरली हम लोग क्या हैं, सुपर ईगो वाले तो नहीं हैं, इतने महात्मा तो हम लोग हैं ही नहीं, और इड भी नहीं होते हैं जनरली इंसान। तो हम लोग का जो दिमाग है ना, वो मीडियम वाला है, वो दिमाग कहलाता है ईगो वाला। ये तकब्बुर से अलग है, ठीक है? ईगो इंग्लिश में तकब्बुर के लिए इस्तेमाल होता है। साइकोलॉजी में ईगो का मतलब क्या हुआ कि वो दिमाग जिसके अंदर इड भी नहीं है और सुपर ईगो भी नहीं है, एक नॉर्मल जो इंसान होते हैं ना, वो होते हैं ईगो वाले। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक।
हाँ, तो इंसान के अंदर सुपर ईगो आ जाए सोशलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू ही आता है। एक इंसान जो समाज से कटा फिरेगा ना, उसके अंदर पूरी तरीके से सोशलाइजेशन हो ही नहीं सकता जब तक आप समाज से मेल मिलाप नहीं रखेंगे। बहरहाल, तो सोशलाइजेशन समझ में आया। ये सोशल से सोशल बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं सोशलाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं समाजीकरण। ये दो तरीके से होता है। एक होता है प्राइमरी सोशलाइजेशन, जैसे कि एक बच्चा पैदा हुआ तो जाहिर सी बात है अपने माँ बाप के साथ, फैमिली के साथ रह रहा है। तो पैदा हुआ 2 से 3 साल 4 साल तक, आजकल तो 5 साल में 4 साल में बच्चों को स्कूल में डाल देते हैं। तो 4 साल तक का सफ़र है फैमिली के साथ, माँ बाप के साथ। फिर उसके बाद जो है प्ले ग्रुप में या नर्सरी में, केजी में डाल दिया गया, तो वहाँ से कुछ चीज़ें सीख रहा है। तो 7 साल तक का जो शुरू से लेके 0 से लेके 7 साल तक की जो एज है ना, उसमें होता है बच्चे का प्राइमरी सोशलाइजेशन। इसमें मुख्य रूप से माँ बाप और जो टीचर होते हैं वो, और उसके स्कूल में जो दोस्त बन गए, मोहल्ले में दोस्त बन गए, यहाँ से वो बच्चा जो भी सीख रहा है वो सब प्राइमरी सोशलाइजेशन का हिस्सा होता है। दूसरा सोशलाइजेशन है वो है सेकेंडरी सोशलाइजेशन, यानी कि बच्चा अब थोड़ा सा बड़ा हो गया है, 7 साल 8 साल से ऊपर का हो गया या 10 साल से ऊपर का हो गया। अब वो बाहर अच्छे से आ जा रहा है, नए नए लोगों से मिल रहा है, हायर स्टडीज़ के लिए जा रहा है, स्कूल इंटर यूजी पीजी सब किए जा रहे हैं। ये होता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। ठीक है, फोकस करने की ज़रूरत होती है प्राइमरी सोशलाइजेशन पे, जैसा कि मोबाइल एडिक्शन वाले क्लास में भी बताया गया, क्योंकि यहीं पे बच्चे का दिमाग पूरी तरीके से डेवलप होगा और ये डिसाइड होगा कि वो बच्चा कहाँ पे जाएगा। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि माँ बाप अपने जो है बच्चों को 6 साल की उम्र तक कम से कम अपने साथ ही रखें, और उस 6 साल की उम्र तक वो क्या क्या चीज़ें कर रहा है उस पर फोकस करें। बच्चों की ज़िद बिल्कुल नहीं पूरी करनी चाहिए, लेकिन इसी एज में बच्चों की ज़िद माँ बाप पूरी करते हैं और उसको सर पे चढ़ा देते हैं, और ऐसे बच्चे बाद में चल के न माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं, न पैसे की इज़्ज़त करेंगे, न किसी जो है सामान की इज़्ज़त करेंगे। हर चीज़ के लिए रोना धोना शुरू हो जाता है ना। ऐसे बच्चों को रियलाइज़ करवाना ज़रूरी होता है। आजकल के जो माँ बाप हैं ना, इतना महान समझते हैं खुद को, और जो नेमतें उनको मिली हैं ऊपर वाले से, उसको भी वो समझते हैं कि हाँ अनलिमिटेड है, ज़िंदगी भर ऐसे ही रहेगा। कल के हालात कौन जानता है? कोई नहीं जानता। तो बच्चे को ये रियलाइज़ कराना चाहिए कि जो कुछ मिल रहा है ऐसे ही फोकट में नहीं मिल रहा है, उसके लिए मेहनत लगी है। माँ बाप अच्छा कमा रहे हैं तो वो क्या करते हैं, जो फरमाइश किया बच्चा पूरी कर देंगे। नए कपड़े चाहिए, ठीक है दे दो। किट चाहिए कोई जो है बैडमिंटन की या जो है क्रिकेट की, उठा के दे दो। घूमने फिरने जाना है, चलो ठीक है घूम के आते हैं। कुछ खाना है, चलो ठीक है दे देते हैं। करेला खाने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है नहीं खाते हैं। बिरयानी खानी है, ठीक है बना देते हैं। ये सब होता है ना, आप चेक करिएगा। 7 साल के 6 साल के बच्चे ऐसा करते हैं। अब अज्यूम करिए कि एक बच्चा जो पैदा हुआ, जिसको पता ही नहीं कि करेला क्या है, बिरयानी क्या है और कद्दू क्या है, कुछ नहीं पता, तो उसको 4 साल में करेले से नफरत क्यों हो गई? उसको क्या कौन बता दिया कि करेला अच्छी चीज़ नहीं है? कैसे उसको पता चला? या कौन उसको बता दिया कि हाँ बिरयानी एक अच्छी चीज़ है? कुछ कहीं से ऐसा तो नहीं है कि वो माँ के पेट में बैठे बैठे वो सीख गया या सुन लिया कि हाँ ये बाहर ये सब बतिया रहे हैं कि हाँ ये करेला जो अच्छा नहीं होता, अब बाहर आएंगे तो हम खाएंगे नहीं। जाहिर सी बात है कि पहली बार उसने मना किया होगा और माँ बाप मान गए होंगे कि ठीक है नहीं खाना तो मत खाओ, बताओ क्या खाओगे, बना दे रहे, और माँ बाप ने बना के दे दिया जो उसने बोला। यहीं से शुरुआत होती है। इसलिए प्राइमरी सोशलाइजेशन में ही हमें फोकस करना चाहिए कि हम बच्चे का क्या भविष्य देखना चाहते हैं। जो देखना चाहते हैं वही यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। माँ बाप से बेसिक गलती क्या होती है, वो सोचते हैं कि बच्चा है, बड़ा होगा सीख जाएगा, बड़ा होगा सीख जाएगा, हो सकता है सीख ले, लेकिन वो कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे वो ये नहीं सोच पाते। तो आप लोग भी जब माँ बाप बनेंगे ना, तो प्राइमरी सोशलाइजेशन पे दिल खोल के फोकस करिएगा। सेकेंडरी अपने आप अच्छा हो जाएगा अगर प्राइमरी अच्छा है तो, ठीक है। तो बहरहाल इस सोशलाइजेशन के थ्रू बच्चे को समझाया जाए कि हाँ सही क्या है गलत क्या है। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरा तरीका होता है सैंक्शंस, रोकथाम करना। 2 तरीके का सैंक्शन किया जाता है बच्चों पे सही और गलत बताने के लिए। एक होता है पॉजिटिव सैंक्शन, एक होता है नेगेटिव सैंक्शन। पॉजिटिव सैंक्शन क्या होता है, उसमें अच्छी चीज़ें की जाती हैं। जैसे कि बच्चे से आप कहिए कि ये काम अगर कर दिए तो हम तुमको चॉकलेट दे देंगे, शर्त के तौर पे नहीं कि ये किए तो ऐसा। जैसे मान लीजिए वो किसी की इज्जत नहीं कर रहा था, बड़े बुजुर्ग हैं, उसने बेइज्जती कर दी,
या जो सलाम कलाम करना चाहिए था नहीं किया, तो आप वहाँ पे कहिए कि बेटा जो है इज़्ज़त करनी चाहिए सबको, इज़्ज़त करोगे तो ये चीज़ें जो है अच्छी होंगी ज़िंदगी में, ये मिलेगा वो मिलेगा। इस तरीके से बच्चे को अप्रिशिएट कर सकते हैं और मोटिवेट कर सकते हैं अच्छा काम करने के लिए। और एक होता है नेगेटिव सैंक्शन। नेगेटिव सैंक्शन क्या है? बेसिकली पनिशमेंट है कि उसने कुछ गलती की तो आप उसको पनिशमेंट दीजिए। बच्चे जो है शरारतें करते रहते हैं। मान लीजिए कोई कांच का गिलास है, बच्चे से गिर गया, टूट गया, तो आप वहाँ पे पीट देंगे? नहीं पीटेंगे। डांटेंगे? नहीं डांटेंगे। नेगेटिव सैंक्शन क्या बेहतर हो सकता है कि आप बच्चे से कहें कि ठीक है, तोड़ दियो तो अब इसको प्यार से जो है उठा के डस्टबिन में डाल दो। मतलब बच्चा अगर उठाने लायक हो तो, ऐसा नहीं कि हाथ वाथ काट ले। तो इस तरीके से बच्चे को रियलाइज़ होगा और आगे वो इन चीज़ों का ध्यान देगा। ठीक है? तो ये 2 तरीके काम करते हैं बच्चे को सही और गलत रियलाइज़ करवाने में। समझ में आई बात? तो अब समझ में आया ना एथिक्स कैसे काम कर रहा है एक सोशल कंट्रोल के तौर पे, और अल्टीमेटली एक सोशल सिस्टम के तौर पे वो कैसे काम कर रहा है। एथिक्स इज अ सोशल सिस्टम विच फॉर्मुलेट्स वैल्यूज एंड नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट फॉर द मेंबर ऑफ सोसाइटी एंड अटेम्प्ट्स टू रेगुलेट बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स अकॉर्डिंगली। अब इसको ब्रेक कर दीजिए डेफिनेशन, ऐसे तो थोड़ा माथा पच्ची लगेगा ना, तो आसान भाषा में समझिए कि एथिक्स एक सोशल सिस्टम के तौर पे काम कर रहा है। ये तो अब तक समझ लिया आपने कि कैसे कर रहा है, सोशलाइजेशन और सैंक्शन के तौर। हाँ, तो एक सोशल सिस्टम के तौर पे काम कैसे कर रहा है? सोशलाइजेशन और सैंक्शंस के थ्रू। और वो भी अल्टीमेटली कैसे हो रहा है? क्योंकि वो फॉर्मुलेट कर रहा है या निर्माण कर रहा है किन चीज़ों का? वैल्यूज़ का और नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट का। 2 चीज़ों का निर्माण करता है एथिक्स सोशल सिस्टम के तौर पे, वैल्यूज़ और नॉर्म्स ऑफ, बोलिए बोलिए बोलिए, कंडक्ट। किसके लिए निर्माण करता है? अब सवाल ये बनता है, तो वो निर्माण करता है मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, समाज में रहने वाले लोगों के लिए, यानी कि हमारे लिए। और निर्माण करने का मकसद क्या है? निर्माण करने का मकसद ये है कि वो हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करने की कोशिश करता है, यानी कि हमारा बिहेवियर क्या होगा? अच्छा होगा। अब जब हमारा बिहेवियर अच्छा होगा तो हमारा जो समाज है वो समाज कैसा होगा? वो भी अच्छा होगा। तो अल्टीमेटली घूम फिर के बात कहाँ पे आई कि एथिक्स एक सोशल कंट्रोल के तौर पे काम कर रहा है ना, तभी तो हमारा बिहेवियर अच्छा हो रहा है। अगर वो कंट्रोल नहीं होता तो हमारा बिहेवियर भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि कंट्रोल ना होने का मतलब बेसिकली जानवर की तरह हम ज़िंदगी गुजार रहे होते, जो मन में आता वो करते, रूसों की बात को अप्लाई कर रहे होते। 4 शादी करनी है तो हम 8 करेंगे, या नहीं भी करनी है तो नहीं करेंगे, ऐसे ही रहेंगे। जानवर ऐसे ही रहते हैं ना। तो बिना रूल्स रेगुलेशंस के, बिना कॉन्स्टिट्यूशन के ज़िंदगी वही हो जाती है। समझ में आई बात? तो अब इसी में आप 3 चीज़ें समझा देंगे हम। एक तो वैल्यूज़, जो कि मोटा माटी आपने पढ़ाई है। नॉर्म्स, ये भी मोटा माटी बता चुके हैं। कंडक्ट हम बता देंगे, जो सही और गलत के फैसले की आपको समझ भी दे देगा। वैल्यूज़ के बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं अभी, उसके बाद बाकी अगली क्लास में देखा जाएगा। वैल्यूज़ के बारे में पहले भी बता चुके हैं कि वैल्यूज़ क्या हैं? प्रिंसिपल्स हैं या मानक हैं, स्टैंडर्ड हैं हमारे बिहेवियर के, कि हमारा बिहेवियर कैसा होगा। और ख़ास बात यह है कि ये फाउंडेशन होता है किसका? जो भी हमारा एथिकल डिसीजन मेकिंग है या हमारा खुद का एथिक्स है। कैसे? इसको समझिए। जैसे कि एक इंसान है, वो किसी की बहुत ज़्यादा इज्जत करता है, तो इज्जत करने की वजह से उस इंसान की भी बहुत ज़्यादा समाज में इज्जत होगी कि अरे वो लड़का बड़ा अच्छा है, वो लड़की बड़ी अच्छी है, कभी किसी की बेइज्जती नहीं करती, कभी किसी से जो है बदतमीज़ी से बात नहीं करती, सबका आदर सम्मान करती है। फाउंडेशन हुआ उसके किरदार का, हुआ ना। तो इस तरीके से वही बिहेवियर हमारे लिए फाउंडेशन का काम करता है। ये समझने से पहले आपको वैल्यूज़ के कैरेक्टरिस्टिक समझने पड़ेंगे। अब वो लड़की या वो लड़का अगर सबकी इज्जत करना जानता है तो क्या वो पैदाइशी ऐसा था? नहीं था। जाहिर सी बात है, वो पैदा हुआ तो वो एसोशल था, उसको कुछ नहीं पता था। अब वो इज्जत करना जान रहा या जान रही है, तो इसका मतलब वो सोशलाइजेशन के प्रोसेस से गुजरी और उसने अच्छा और बुरे का फ़र्क समझा और अच्छे को अपनी ज़िंदगी में उसने अपना लिया। समझ में आई बात?
इस बात से ये साबित होता है कि वैल्यूज़ जो हैं वो इनेट नहीं होती, जन्मजात नहीं होती, इंसान सोशलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू सीखता है। दूसरी खास बात कि ये जनरली स्टेबल होती है। एक वैल्यू जो इंसान के अंदर आ जाती है वही वैल्यू बनी रहती है उसके अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे एक इंसान जो किसी की इज्जत करता ही नहीं, शुरू से ऐसा है ही, वो उसके अंदर वैल्यूज़ ही वैसी हैं, और आके वो एक दिन अचानक कहे, आपसे माफ़ी मांगे और कहे कि नहीं हम आज से आपकी बहुत इज्जत करेंगे, तो कोई इंसान यकीन नहीं करेगा, क्योंकि वो उसके किरदार का वैसा एक जो है पूरा समाज में फैल चुका है, एक मैसेज दिया जा चुका है कि हाँ ये इंसान अच्छा नहीं है, भरोसे के काबिल नहीं है, और इतनी आसानी से वैल्यूज़ चेंज भी नहीं होती। तो वैल्यूज़ चेंज नहीं होती तो एक माफ़ी पे आप उस इंसान पे यकीन भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जो भी वैल्यूज़ हमारे अंदर हैं वो बेहतर लाएं, क्योंकि उसको चेंज करना इतना भी आसान नहीं होता है। मौसम चेंज हो सकता है ना, लेकिन क्लाइमेट चेंज आसानी से नहीं होता। ये बात पता है आपको? वेदर और क्लाइमेट में फ़र्क है ना। वेदर क्या है? शॉर्ट टर्म, जी सर। सुबह में कुछ और है, यस। शाम में कुछ और है। क्लाइमेट क्या है? इस साल कुछ और है, अगले साल कुछ और है, इस साल कुछ और है, 10 साल बाद कुछ और है। वही बात यहाँ पे भी है, वैल्यूज़ में भी आती है। वैल्यूज़ जो एक इंसान के अंदर होती हैं वो बहुत स्थिर होती हैं और उसकी पर्सनैलिटी में डीपली रूटेड होती हैं, और वो हर जगह वो दिखाई देंगी कि हाँ ये इंसान ईमानदार है, तो हाँ वो ईमानदारी हर जगह दिखाई देगी। एक इंसान सच्चा है, वो सच्चाई हर जगह दिखाई देगी। ये नहीं कि कभी दिखाई दे रही है कभी नहीं दिखाई दे रही है। एक इंसान से कुछ और वैल्यू दिखा रहा है, दूसरे इंसान से कुछ और वैल्यू दिखा रहा है। ये तो बेसिकली क्या हो जाएगा? पाखंड हो जाएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर ऐसा पाखंड है तो उस इंसान के अंदर गिल्ट भी नहीं आएगा, क्योंकि खुद उसके अंदर वैल्यूज़ पूरी तरीके से इनकलकेट नहीं है। गिल्ट तभी आएगा जब वो वैल्यू पूरी तरीके से हमारे अंदर है। जैसे कि हमने फैसला किया कि हम सबकी इज्जत करेंगे, तो कभी अगर गलती से भी किसी की हम बेइज्जती कर दें, या ठीक है गुस्से में भी कर दें या जानबूझ के भी कर दें, अगर गिल्ट आ रहा है, अफसोस हमें आ रहा है, रियलाइजेशन हो रहा है, तभी हम मानेंगे कि हाँ वो वैल्यू हमारे अंदर नहीं है। अगर रियलाइजेशन भी नहीं हो रहा है, अनाम इंसान बैठा हुआ है, तो फिर उस वैल्यू में कहीं ना कहीं कमी है। एग्जाम्पल के तौर पे आमिर खान अभी एक जल्दी पॉडकास्ट कर रहा था, ठीक है, आमिर खान का नाम सुने ही होंगे। आमिर खान की एक शादी हुई, जी तलाक सर। हो गया, दूसरी शादी हुई, तलाक हो गया, तीसरी गर्लफ्रेंड आई जिसको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। सुनी आपने न्यूज़? अब उन्होंने क्या कहा इंटरव्यू में कि हाँ किसी एक इंसान से उनका कुछ जो है नोक झोंक हो जाए या दिल टूट जाए, तो वो दोबारा उनकी तरफ जो है देखने का मन भी नहीं करता। अब इतना मन नहीं करता कि इंसान जो है तलाक भी दे दे। एक बार नहीं, एक बार का समझ में आता है कि हाँ गलती हुई, कुछ ऐसा हुआ, झेलना भी तो सही बात नहीं है, तो इंसान दे दे। तीसरी बार इस एज में 60 साल 65 साल की उम्र में तीसरी बार उन्होंने अपनी नई गर्लफ्रेंड को इंट्रोड्यूस किया। इस टाइम का जो गिल्ट होता है वो समवॉट कहिए बड़ा रेजिलिएंट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, जिसमें ट्रस्ट की गुंजाइश बड़ी कम हो जाती है। इसी में उन्होंने एक और बात एक्सप्लेन की कि किसी एक्ट्रेस से उनकी छोटी सी अनबन हो गई और वो 7 साल तक उससे बात नहीं किया। कह रहे हैं कि हमको अंदर से रियलाइज़ होता था कि क्यों ऐसा जो है हम कर रहे हैं, लेकिन मैं बात नहीं कर पाता था, क्योंकि वही बात है, एक ही बार कोई इंसान खटक गया तो फिर वो फीलिंग दोबारा डेवलप नहीं हो पाती। तो ये जस्टिफाइड नहीं है कि आप रियलाइज़ भी कर रहे हैं और उस इंसान से जो है दोबारा बात भी नहीं कर पा रहे हैं, वो भी उस केस में जब सामने वाला खुद बार बार माफ़ी भी मांग रहा है, वो भी छोटी सी अनबन के लिए। तो ये बेसिकली क्या है? ये अना है और सेल्फ सेटिस्फैक्शन है। ये वैल्यूज़ के कमज़ोर होने की निशानी है। गिल्ट का कोई मतलब नहीं है जब तक कि हम उसको सुधारने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर गिल्ट को हम सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं तो वो गिल्ट धीरे धीरे मर जाएगा, वो आएगा ही नहीं। ये बात हम पहले ही बता चुके हैं। वो गिल्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि ज़मीर जिंदा है। अगर हमने 4 बार ज़मीर को इग्नोर कर दिया तो वो ज़मीर दोबारा क्यों आएगा? वो आपको आवाज़ लगाएगा ही नहीं। आप एक इंसान को 5 बार इग्नोर करेंगे तो वो छठी बार क्यों आएगा अपनी बेइज्जती करवाने? नहीं आएगा। वही बात वैल्यूज़ में भी काम करती है। इसके साथ साथ वैल्यूज़ ही इंसान को इवैल्यूएट करने में मदद करती हैं। एक इंसान कितना अपनी वैल्यूज़ से जुड़ा हुआ है। अगेन वैल्यूज़ फिर से
वही बात हम कहेंगे कि वैल्यू ही इंसान को अच्छा या बुरा बना रही है। तो अच्छा या बुरा जो हम पहचान रहे हैं वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, इंसान को इवेल्युएट ही तो कर रहे हैं। कोई आपका दोस्त है, आपके दुख में आपको कैसे ट्रीट कर रहा है। कोई आपका दोस्त है, समाज में कोई आपके बारे में अफवाह फैला दी गई, क्या उस अफवाह पे यकीन करके आपको जज कर रहा है या वो आपके जो है आके आपका सपोर्ट कर रहा है। ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी ना। जैसे हम एक स्टोरी सुनाए थे आई थिंक 10 दिन पहले कि एक शादी हुई एक लड़की की, अब उसका हस्बैंड ऐसा था कि उसको रूम में लॉक करके चला जाता था। क्यों? क्योंकि माहौल ख़राब। इसको अब क्या कहेंगे, ऐसी वैल्यूज़ को? जाहिर सी बात है ये वैल्यूज़ अच्छी नहीं मानी जाएंगी। वो इंसान कितना भी कहे कि हम जो है प्यार करते हैं, साथ रहना चाहते हैं, फलाना ढिमकाना, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपकी वैल्यूज़ आपको जज करने के लिए काफ़ी हैं। हाँ, ये अलग बात है कि उसमें आपको और सारी वैल्यूज़ देखनी पड़ेंगी और उस वैल्यू के हिसाब से कॉन्टिन्यूम अप्रोच का इस्तेमाल करके आप इंसान को उतना अच्छा या उतना बुरा बनाएंगे। समझ में आई बात? इसके अलावा लास्ट बट नॉट लीस्ट वो ये कि वैल्यूज़ जो है एब्स्ट्रैक्ट होती है, कॉन्क्रीट नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट हैं। इसका मतलब वो वैल्यू आपको दिखेगी नहीं। अज्यूम करिए कि आपके फ्रेंड हैं या घर में ही कोई आपका फैमिली मेम्बर है, वो आपको कहता है कि हम आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, हर जगह पे आपकी ज़िंदगी में साथ रहेंगे। ठीक है, कह दिया आपने, लेकिन वो सपोर्ट दिख कहाँ रहा है? जब तक वो सपोर्ट ग्राउंड पे नहीं दिखेगा तब तक आपके उस दिल में बैठी हुई फीलिंग का कोई मतलब नहीं। हम कहें कि हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, कहाँ है वो इज्जत? जब तक वो मेरी बोलचाल में, मेरी जो है मेरे एक्शंस में वो इज़्ज़त ना दिखे तब तक उस इज़्ज़त की कोई अहमियत नहीं है। तो कोई इंसान अगर आपसे आके ऐसे बड़ी बड़ी बातें करे ना, कई बार ऐसी बातों में लोग गुमराह हो जाते हैं, बड़े बड़े लोग वादे कर देते हैं। तो वादे तो वो एब्स्ट्रैक्ट हैं, वो तो यही कहेंगे, जैसे कई बार लड़के होते हैं रिलेशनशिप में आए, कहेंगे कि जो है हम शादी कर लेंगे और तुमसे ही करेंगे। वो वादा एक्चुअल में क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है। अब लड़कियां इसमें फंस जाती हैं। एब्स्ट्रैक्शन पे यकीन क्यों करना है जब तक कि वो मैनिफेस्ट ना हो या कॉन्क्रीट फॉर्म में दिखाई ना दे। अब वो कॉन्क्रीट फॉर्म में कैसे दिखाई देगा? जब वो कोई गारंटी दे दे। तो इसी तरीके से कोई भी वैल्यू है वो सब एब्स्ट्रैक्ट है। उन सारी वैल्यूज़ का कोई मतलब नहीं है जब तक कि हम उसको नॉर्म्स में कन्वर्ट ना कर दें। समझ में आ रही बात? इसमें पहले भी ये थोड़ा बहुत हम बता ही चुके हैं। जैसे कि रिस्पेक्ट, अगर आप कह रहे हैं कि हम रिस्पेक्ट करेंगे, तो हिंदू हैं तो जाके पैर छूइए, मुसलमान हैं तो सलाम करिए, कॉल कर रहे हैं तो उस पर सलाम करिए, बात की शुरुआत कर रहे हैं तो सलाम करिए, डिसिप्लिन की अगर बात करते हैं तो टाइम पे आइए, ईमानदारी की बात करते हैं तो होमवर्क कंप्लीट करिए। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें आप नहीं कर पा रहे हैं, ग्राउंड पे वो चीज़ें नहीं दिख पा रही हैं, तो इसका मतलब उन वैल्यूज़ में कोई दम नहीं। इंसान जो है शक की निगाह से देखा जाएगा, क्योंकि इवैल्यूएशन वहीं पे हो चुका है इंसान का। समझ में आई बात? तो इसलिए वैल्यूज़ बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं और हर रिलीजन में भी वैल्यू की बड़ी अहमियत है। जैसे कि ब्रदरहुड के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बताया भी था शायद। जैसे कि ओनली स्मॉल men discriminate, saying one is relative, the other is stranger. For those who live magnanimously, the entire world constitutes but a family. महोपनिषद है चैप्टर 6 वर्स 71। सिर्फ तुच्छ मनुष्य ही भेदभाव करते हैं कि एक रिश्तेदार है और एक अजनबी है। वो लोग जो सौंदर्य के साथ या अच्छे तरीके से इस संसार में रहते हैं, उनके लिए पूरा संसार ही एक कुटुंब है या परिवार है। ऐसे ही कुरान में कहा गया, जो है हदीस में कहा गया कि ओ पीपल, योर लॉर्ड इज़ वन एंड योर फादर एडम इज़ वन, एन अरब हैज़ नो सुपेरियोरिटी ओवर एन नॉन अरब, नॉर अ नॉन अरब ओवर एन अरब। A white has no superiority over a black, nor a black over a white, except by pity and good action. ऐ लोगों, तुम्हारा ईश्वर एक है और तुम्हारा बाप आदम है। एक अरब सर्वोच्च नहीं है एक गैर अरब से, और एक गैर अरब सर्वोच्च नहीं है एक अरब से। एक काला सर्वोच्च नहीं है ब्लैक से, या जो एक गोरा सर्वोच्च नहीं है ब्लैक से, और एक ब्लैक या काला सर्वोच्च नहीं है गोरे से। ईश्वर जो है एक ही चीज़ देखेगा, वो आपकी पिटी, आपकी दया या करुणा और आपके अच्छे कर्म या आमाल।
और उसी से हर इंसान तोला जाएगा। इसी तरीके से बाइबल मार्क चैप्टर 12 वर्स 31, लव योर नेबर एज योर सेल्फ, देयर इज नो कमांडमेंट ग्रेटर देन दीज। कमांडमेंट का जिक्र किया ना, ईश्वर ने क्रिश्चियनिटी में 10 आदेश दिए, परम आदेश। तो क्रिश्चियनिटी में बाइबल क्या कहता है कि अपने पड़ोसी से उतना ही प्यार करो जितना खुद से करते हो, क्योंकि उससे बड़ा कोई भी ईश्वर का परम आदेश नहीं है। ये सारी चीज़ें किससे कनेक्टेड हैं? वैल्यूज से कनेक्टेड हैं। वही वैल्यूज जो हमें बनाएंगी या बिगाड़ेंगी। समझ में आई बात? लेकिन सीरियल की तरह एंडिंग इस तरीके से हम कर दे रहे हैं, वो ये कि हर इंसान की वैल्यू अलग अलग है। हमने कहा कि इंसान को हम वैल्यू से पहचान रहे हैं, तो वैल्यू तो 18 तरीके की है। हम जाके अपनी कज़न से शादी कर लेंगे, लेकिन हर्ष जो है अपनी कज़न से शादी नहीं करेंगे। हालांकि दोनों की अपनी अपनी वैल्यू है। एक के लिए वही पाप हो गया, एक के लिए वही चीज़ नॉर्मल हो गई। हर जगह वैल्यूज़ अलग अलग बेसिस पे डिसाइड होती हैं। इसी तरीके से एंशिएंट ग्रीक में एक ऐसी प्रथा थी कि वहाँ पे मेहमान आते थे तो मेहमान को के ऊपर थूकना होता था, अगर मेहमान नवाजी आप बेहतरीन करना चाहते हैं। अब इंडिया में कोई मेहमान आए, आप थूक दीजिए, कई नस्लें आपसे बात नहीं करेंगी, है ना। लेकिन वहाँ पे अज्यूम करिए कि कोई मेहमान आया और नहीं थूका गया, तो वो क्या कहेंगे कि कितने बुरे आदमी हैं, मेहमान नवाजी भी अच्छे से नहीं कर रहे हैं। क्या है? वैल्यू है। यहाँ पे मेहमान नवाजी का तरीका अलग है, वहाँ पे मेहमान नवाजी का तरीका अलग है। इसी तरीके से एंशिएंट ग्रीक में एक प्रथा थी कि कोई अगर मेहमान आए तो जो जिसके घर मेहमान आया है ना, वो अपनी बीवी को मेहमान को दे देगा एक रात के लिए। अब जो नहीं दिया वो क्या हो गया? बड़ा बुरा आदमी हो गया। और जो दिया, अगर इंडिया में मान लीजिए कोई ऐसा कर दे तो फिर क्या होगा? सत्यानाश हुआ ना। लेकिन जगह के हिसाब से वैल्यू बदल गई। इसी तरीके से अफ्रीका में एक जाति है, जनजाति है, वो भैंस या गाय की गर्दन में छेद करके खून पीते हैं। डायरेक्ट भी पी लेंगे गर्दन में मुंह लगा के, या फिर बोतल में भर के पियेंगे। अब कोई मेहमान आए तो उनको भी पिलाना है। इंडिया में आए कोई, आप खून पिला दीजिए उनको, क्या होगा? बवाल हो जाएगा ना। हालांकि इंडिया में भी, साउथ इंडिया में आप जाएंगे ना, तो खून को जो है स्टीम करते हैं, स्टीम करके उसको कलेजी की तरह बना के खाते हैं। देखा है आपने? ऐसी चीज़ें हैं। चाइना में चले जाइए, छिपकली वहाँ पे खाएंगे, जो है स्कोलोपेंड्रा खाएंगे जिसको बोलते हैं कन्फ्यूरा, कॉकरोच खाते हैं एकदम बढ़िया से, मेढक खाएंगे, जो है जिंदा जिंदा भी खा जाते हैं। सब अलग अलग वैल्यूज़ हैं। वही चीज़ें कुछ जगह पे अच्छी मानी जाती हैं, वही चीज़ें कुछ जगह पे बुरी मानी जाती हैं। तो ये अच्छा और बुरा कैसे डिसाइड हो गया तब? अगर वैल्यूज़ ही हमारे किरदार को बना या बिगाड़ रही हैं, तो हर इंसान के अंदर या हर समाज में अलग अलग वैल्यू क्यों है और कैसे आ रही है? इसको जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। क्लास खत्म। समझ में आया कुछ कि नहीं आया?